डियर बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मनु की पाठशाला। बच्चों, इस चैनल को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं बच्चों को हेल्प कर सकूं उनकी क्वेश्चंस सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको गाइड कर सकूं कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें और हमारे थ्योरी में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें। इस चैनल पर मैं आपको एक एक करके चैप्टर्स के क्विक फॉर्मूला नोट्स प्रोवाइड करूंगा। उन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज कराऊंगा और कुछ की डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस चैप्टर के आपके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों, मैं कुछ फॉर्मूलाज जो हम आगे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे, इन फॉर्मूला के पीडीएफ नोट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप उनको वहां भी देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस के साथ। लेट्स बिगिन। बच्चों, हमारा चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशंस। इसके हमने पूरे फॉर्मूले एक पूरे कंपाइल करके यहाँ पे नोट कर दिए हैं। आप लोग को क्वेश्चंस सॉल्व करने के पहले हमारे इन फॉर्मूलेस पे थोड़ा नजर डालना है। आप लोग ने हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे, और उसके बाद एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा इसके ब्रीफ करूंगा। देन इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगा। देन उसके बाद क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा, और क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस में नहीं कराऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा। सॉल्यूशन जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो हमारा कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट हमारा थोड़ा एक्सेस मात्रा में होता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा हुआ है। लेकिन सॉल्वेंट को हम अगर देखते हैं तो बड़े क्लासेस में देखते हैं तो उसमें फिजिकल स्टेट भी देखते हैं कि अगर सॉल्वेंट हमारा इनिशियल सॉल्यूशन बनाने के पहले अगर लिक्विड स्टेट में है और सॉल्यूशन बनने के बाद भी वो लिक्विड स्टेट में रहता है तो वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे कि हम चीनी और पानी का अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें पानी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद भी वो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन किस स्टेट में होता है, वो लिक्विड स्टेट में ही होता है, इसलिए उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और जो दो कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में आपका होता है कि वेट बाई वेट आपको फॉर्मूला निकालना होता है। क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ये होता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन में क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हम बोले सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट होगा प्लस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये यही चीज है, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और चूंकि परसेंटेज है तो बी मल्टीप्लाइड हियर बाई 100। नेक्स्ट है वॉल्यूम पर परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगर कोई क्वांटिटी आपकी सॉल्यूट की वॉल्यूम में दी हुई है और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कोई आपका सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में है वो वेट में दिया है, उसको वॉल्यूम से में डिवाइड करना है तो उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है ये। अब नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है। मिलियन में जैसे पता होता है हमको कि 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10⁻6 हो जाता है वो। तो उसको पार्ट पर मिलियन आप सॉल्यूट का कभी निकालना होता है हमें फॉर्मूले में, तो मास ऑफ द सॉल्यूट होता है अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। और ये यूनिट जो होती है स्पेशली लिखा है नोट में कि दिस यूनिट इज यूज्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिख रहा है 10⁻6 में है तो काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये यूज होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे मोलरिटी। मोलरिटी बहुत ही होता है पूरी केमिस्ट्री में, मोलरिटी के टर्म्स कई जगह यूज हुए हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। जब भी आपकी मोलरिटी होगी तो कैपिटल एम कहीं लिखा होगा कंसंट्रेशन टर्म में, तो आप समझ जाइएगा ये मोलरिटी है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब क्वेश्चन यह उठता है कि व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं
वो होता है सॉल्यूट का वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जब भी हमें कभी सॉल्यूट का निकालना होगा तो इस तरह से हम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको वहां पे सॉल्यूशन वॉल्यूम आपका दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। हो सकता है वहां पे 250 ml दिया हो, या हो सकता है 500 मिलीलीटर दिया हो। तो जब हम इसको लीटर में बनाएंगे तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। तो ये 1000 ml होगा। अब हमें वॉल्यूम निकालना है लीटर में, तो उसको डिवाइड कर देंगे 250 बाई 1000। तो ये जो वैल्यू आएगी 1/4, ये लीटर में आ गई, या 250 500 बाई 100 1/2 लीटर आ गई। तो वहां पे लीटर में निकालते हैं। मोलरिटी यहाँ पे जैसे लिखा भी है कि मोलरिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। नॉर्मली जब भी हम मोलरिटी की बात करते हैं, कंसेंट्रेशन की बात करते हैं, तो मोल पर लीटर होता है। नॉर्मली एग्जाम में आपको जो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में वहां पे लिखा होता है ग्राम पर लीटर। तो आपको जब भी वहां ये दिखे ग्राम पर लीटर, तो सबसे पहले उसको आप मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, कभी भी आपको दिया हो तो उसको मोल पर लीटर, मोल में क्या होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये पूरा फॉर्मूले में दिया है, आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको विजुअल हो जाए। मोलरिटी आपका जो होता है वो एम से डिनोट होता है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स सिंपल टर्म्स में ना पूछ के वो आपको डेसी मोलर कह देगा। डेसी मोलर m/10 होता है। फिर आपको सेंटीमोलर हो सकता है, देता है m/100 हो जाएगा। बाई मोलर 2 टाइम्स हो जाता है। सेमी मोलर m/2 हो जाएगा। तो ये टर्म्स आपके लिए यूज करे जाते हैं क्वेश्चंस में। नॉर्मली आपको जैसे क्वेश्चन में दे दिया था डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो अब डेसी आपको अगर पता है कि m/10 होता है तो इजिली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आता है मोलरिटी। नेक्स्ट टर्म आता है मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। ये मास नहीं है, ये मोलरिटी टर्म है। यहाँ पे दिया हुआ ये मोलरिटी टर्म है। मास के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलरिटी क्या होती है? सेम वही चीज होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलरिटी और मोलरिटी में दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं। वहां पे मोलरिटी में हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन कोई दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट दिया हुआ है प्लस सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो हमें अगर जब सॉल्वेंट निकालना होगा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। जब भी क्वेश्चन में किस तरह का आएगा, तो जब ये निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। यहाँ पे ये दिया होगा ग्राम में, तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वल टू केजी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। आई थिंक बच्चों आप लोग को सब क्लियर हो रहा होगा, बहुत कठिन चीज नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। अब रिलेशन मोलरिटी में और मोलरिटी में क्या होता है, तो इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको फास्ट क्वेश्चन करना होता है। आप पहले नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उसको आप मोलरिटी से निकाल सकते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके मोलरिटी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम सेविंग करनी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए। ज्यादातर बुक्स में आपको सब में देखने को मिल जाएगा ये फॉर्मूला। मोलरिटी जो होता है स्मॉल है, 1000 इंटू मोलरिटी, मोलरिटी मीन्स m, कैपिटल एम। 100 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी आपको दिया होगा वहां पे, मोलरिटी आपको दी होगी, और ये मोलर मास आपका जो क्या हो जाता है वो सॉल्यूट का हो जाएगा। तो 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन लंबा होता है उसको सॉल्व करने में बहुत इजी रहता है ये। तो मोलरिटी बराबर, अब आप इसमें देखेंगे कि m यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी m है, तो ये m जो है ये मोलरिटी वाला टर्म है, ये मोलरिटी है, ये जो है ये मोलरिटी है, ये मोलरिटी है, ये मोलरिटी है, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का, सॉल्यूट का ये मॉलिक्यूलर वेट है, और डेंसिटी आपको दी होगी।
क्वेश्चन में। अभी जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है बच्चों 7 नंबर पे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बेसिकली क्या होता है? नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी आपको एक नया वर्ड लगेगा ग्राम इक्विवेलेंट, शायद आप लोगों ने 9 10th में, सब आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इस पे आप जरूर फोकस करिएगा। जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ देखिए आप लिख रहे हैं तो एल में लिखा हुआ है, कैपिटल में। एल का मतलब है कि ये यूनिट जो है वो लीटर में है। एग्जाम में अगर आपको दिया हो मिलीलीटर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू डू कन्वर्ट इट इनटू लीटर बाय डिवाइडिंग द वैल्यू बाय 1000। 1000 से डिवाइड करके आप करेंगे तो वो लीटर में आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होता क्या है? वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन ई। ई बेसिकली क्या होता है? ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ई क्या है? इक्विवेलेंट मास। मास क्योंकि केमिस्ट्री का टर्म है तो मास यूज करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट है। अब आता है कि ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर ये बहुत बच्चों को पता होगा, बता देते हैं। जैसे H2SO4 को डिसोसिएट करते हैं, बड़ा कर देता हूं मैं आपको, ज्यादा इजी दिखेगा। अगर H2SO4 को डिसोसिएट करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस आयंस में। तो आप देखिए H प्लस के 2 आयंस है, SO4 माइनस के भी 2 आयंस है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला बनता है तो ये 2 आयंस में ही होता है। H प्लस के भी 2 आयन होते हैं और 2H प्लस के भी होते हैं। इसको अगर टर्म्स नॉर्मली बोलते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड, और बेस है तो एसिडिटी हो जाता है, और एसिड है तो बेसिसिटी हो जाता है, उसको इस टर्म में बोलते हैं। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन फैक्टर 2। अगर मैं कोई और फॉर्मूला लूं Al2SO4 3 ले लूंगा तो वहां पे एन फैक्टर कुछ और हो जाएगा। अगर तीन तीन पार्ट में टूट रहा है, ये इसमें टूट रहा है, तो आयंस हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ आयंस हमेशा देखिए, ये आयन दिए हैं, 2 आयन दिए हुए हैं, ये H के 1 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयन हो जाएंगे। तो चार्ज ऑन ईच स्पीसीज, इसको क्या बोलते हैं? चार्ज ऑन स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? ये प्लस चार्ज ऑन ईच स्पीसीज। या तो आप प्लस का चार्ज ले सकते हैं या माइनस के ले सकते हैं, दोनों सेम। अब बच्चों आता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। हमने लास्ट अभी डिस्कशन में बताया था कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी। यहाँ पे भी क्या है? मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। तो दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर भी जैसे बताया है कि H2SO4 में है। तो अगर मैं सिंपल बात कर लेता हूँ NaCl की, सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसोसिएट करें तो घुलता है NO में Na+Cl माइनस में। तो यहाँ देखिए चार्ज ऑन स्पीसीज कितना है? 1 है। यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। तो अगर मैं NaCl का केस ले लूं तो NaCl के केस में जो नॉर्मलिटी होगी वही मोलरिटी होगी। नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू मोलरिटी इन केस ऑफ NaCl, क्योंकि चार्ज स्पीसीज 1 है। अब आता है नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जीटा से इसको डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, ये आप देख रहे हैं, ये सिंबल है इसका जीटा से, इसको मोल फ्रैक्शन करते हैं। फ्रैक्शन है तो ऑब्वियस अपने आप में अंडरस्टूड है, कुछ डिवाइड हो रही है वैल्यू। अब एक सोल्यूशन है जो A प्लस बी है, दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ बाइनरी कंपोनेंट। कंपोनेंट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। क्योंकि हमने जो केस लिया हुआ है यहाँ पे वो दो कंपोनेंट का लिया हुआ है। दो कंपोनेंट कौन से हो गए? एक सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूशन बनना है एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? Na अपॉन Na प्लस बी। दो कंपोनेंट हमने एक ए लिया और एक बी लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ये जो मोल्स होते हैं हमेशा जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो ये कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे Na प्लस Nb था, हो सकता है वहां तीन कंपोनेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स वहां पे ये हो सकता है, ये टोटल हो सकता है, ये वैल्यू टोटल मोल्स की हो सकती है। यहाँ पे दो था तो Na। सिमिलरली जिसका पूछेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो उस कंपोनेंट का ऊपर न्यूमरेटर में पार्ट आएगा नंबर ऑफ मोल्स बी, देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। थीटा देखिए यहाँ दिया हुआ है, जो हमने अभी आपको बताया है वो यहाँ रिटर्न है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जीटा बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी
Na number of moles A, NB number of moles of B. Sum of mole fraction of all the component is always. This is very important, very important. Note it down, note it down, very important. देखने में इजी लगता है कि सिंपल चीजें हैं, पढ़ी हुई हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इसी पे बेस्ड पूछे जाते हैं। वैल्यू आपको नहीं देते हैं, एक का मोल फ्रैक्शन दे देंगे, फिर आपको सारे आपको वैल्यूज निकालनी पड़ती है। क्वेश्चन अभी आगे मैं करवाऊंगा, आपको दिखेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर किसी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक्स ए जीटा प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 लिखा है, अगर वहां तीन हो जाएंगे, अगर सपोज तीन कंपोनेंट होते तो भी ये तीन मिलके 1 ऑलवेज जो मोल फ्रैक्शन होता है कंपोनेंट्स का वो इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया हुआ है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा इसको देख के। अगर आपको भी लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल आगे पढ़ेगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा और आपको हो सकता है समझ में भी आए। नेक्स्ट फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी, डेंसिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्यों हो जाता है? क्योंकि एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं और सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पे आप रखेंगे वैल्यू, आंसर आता है। इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे क्वेश्चंस में भी देखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला इजी होता है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। देखिए दिया है मोलरिटी, मोलरिटी दिया है, तो मोलरिटी जब भी दिया हो और आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता और कैपिटल एम लिख दिया हो तो आप समझ जाइएगा ये मोलरिटी है। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज वेट बाई बे। आप वहां पे कोई सॉल्यूट दिया होगा और सॉल्यूट आपको दिया है 20%, 20% सॉल्यूट सपोज दिया हुआ है, तो आप वहां पे 20%, 20/100 नहीं रखेंगे, वहां सीधे वैल्यू आप यहाँ पे इस जगह वैल्यू कितनी रख देंगे, आप 20 पुट कर देंगे। डेंसिटी आपको दी होगी, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट होता है। सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, सपोज आपका सोल्यूट आपको कह दिया H2SO4, तो H2SO4 का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना होता है, 98 होता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे। कुछ भी सोल्यूट हो सकता है, सोल्यूट जरूरी नहीं है एसिडिक एसिड है, ग्लूकोज कुछ भी दे सकते हैं। तो परसेंटेज सोल्यूट हो गया, डी डेंसिटी अभी सोल्यूट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अभी सोल्यूट हो गया, और इसी को मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। देन कभी कभी क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालने होते हैं। तो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है, ये आपको कैसे निकालना होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम। सिंपल होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मोलरिटी को और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर ऑफ मिली मोल्स के बराबर हो जाता है। कहीं पे भी केमिस्ट्री में एन अगर कंसंट्रेशन वगैरह टर्म्स में दिया होगा तो एन हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एम एंड मोल फ्रैक्शन जीटा। मोलरिटी, मोलरिटी एम, आप ध्यान रखिएगा ये दो टर्म होते हैं, एक होता है मोलरिटी आर होता है एंड दूसरा वर्ड होता है मोललिटी, MOLALITY, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। मोलरिटी जब भी आएगा स्मॉल एम, मोलरिटी आएगा कैपिटल एम, मोलरिटी एम होता है। अब आपको क्वेश्चन में वहां पे आपको सीधे मोल फ्रैक्शन अगर दिया हो तो एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, लर्न कर लीजिए सीधे, उसमें और कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये याद करना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि आपको कभी वहां पे सॉल्वेंट का सपोज नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको, आपको भी हमने बताया था कि जो एक्स जो तो जीटा होता है सॉल्यूट प्लस जीटा सॉल्वेंट हमेशा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर सॉल्वेंट का निकालना होगा तो एच सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 1 माइनस सीटा सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा, तो वहां वैल्यू रख देंगे तो सीटा सॉल्यूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका है। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा आता है कि दो सोल्यूशन मिक्स करे आते हैं, दो एसिड मिक्स करे आ रहे हैं, एक एसिड मिक्स करा रहा है, बेस मिक्स करा जा रहा है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मिली मोल्स होते हैं, और अगर नॉर्मलिटी टर्म्स दिया होगा तो वहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नोट करा जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट होगा। अगर मोलरिटी दी होगी तो वहां पे नंबर ऑफ मिली मोल्स दिए जाएंगे। ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन, एन मोल दिए हुए तो एन मिक्सिंग कितना हो जाता है, मिक्सिंग करने के बाद N1+2 हो जाते हैं, एम मोलरिटी होती है। तो अगर दो सोल्यूशन मिक्स करे जा रहे हैं, हमने कहा एक सोल्यूशन 1 है दूसरा सोल्यूशन 2 है, इसकी कुछ मोलरिटी दी हुई है, इसका वॉल्यूम दिया है, दूसरे की कुछ एम डैश वॉल्यूम डैश दिया हुआ है, तो मोलरिटी तो दोनों को लिख देंगे, लेकिन जो वी मिक्सर होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर हो जाता है।
होता है। अगर मैंने कहा एक सोल्यूशन 20 मिलीलीटर है, दूसरा 50 मिलीलीटर है, तो दोनों को वॉल्यूम मिलकर हो जाएगा 20 + 50 इक्वल टू 70 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम मिक्सर हो जाएगा और एम मिक्सर हम वहां पे निकाल सकते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी लॉ आ गए। हेनरी लॉ बेसिकली क्या था कि ये इसमें गैस यूज होती है, गैस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा लिक्विड पे होता है, गैस को डिसॉल्व करा जाता है। तो जैसा कि आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक देखी होंगी, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप, लिम्का, कोल्ड ड्रिंक जो भी पीते हैं, उसमें आप देखिए कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, वहां पे आपको गैस को डिसॉल्व करा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप खोलते हैं तो फिजिंग साउंड आता है, उसका टेस्ट बराबर मेंटेन रहता है, इसलिए आप उसको यूज करते हैं कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक में। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है सॉलिडिटी ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ pH। तो ये तो फॉर्मूला है, अभी बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला क्या है कि हेनरी लॉ ने कहा था कि जो सॉलिडिटी होती है किसी भी सॉलिड वगैरह की और गैस की इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए गैस। सॉलिडिटी होती है प्रेशर ऑफ ए गैस के मल्टीप्लाई होती है, मतलब जितना हम सॉलिडिटी किसी चीज में बढ़ाएंगे वहां पे प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाएंगे तो सॉलिडिटी बढ़ेगी, प्रेशर ऑफ गैस को रिड्यूस करेंगे तो सॉलिडिटी रिड्यूस होगी। फिर उसने फॉर्मूला फाइनली दिया था, ये आपको, ये आपका फॉर्मूला था P इक्वल टू के एच और जीटा। के एच जिसको हम बोलते हैं, इसी को हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, ये हेनरी कांस्टेंट होता है। ये P जो है हमारा पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज। किस फेज में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वेपर फेज में कह रहा है, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है वेपर फेज से, किस फेज में होता है? वेपर फेज में होता है। तो पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज इज इक्वल टू होता है हेनरी कांस्टेंट के एच, ये आपको कांस्टेंट होगा, वैल्यू दी होती है। और जीटा होता है मोल फ्रैक्शन। जीटा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। गैस इन सॉल्यूशन, गैस को डिसॉल्व करा जाता है। टॉपिक इसमें दिए होते हैं, लिक्विड लिक्विड होता है, लिक्विड सॉलिड होता है, लिक्विड गैस होता है, सोल्यूशन जो अभी आपने शायद पढ़ा होगा। हम आपको सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू रिवीजन थोड़ा करवा रहे हैं। तो उसमें गैस का सॉल्यूशन लिक्विड में बनता है, तो हेनरी लॉ उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे देखिए दिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ क्यूएस। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केएच होती है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इट मीन्स क्या होता है कि आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो हमेशा ठंडे फ्रिज में स्टोर करी जाती है, ठंडी करी जाती है, क्योंकि सॉल्टी गैस की रहती है, उसका टेस्ट मेंटेन रहता है, खराब नहीं होती है। और इसीलिए जब आप जैसे ही खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं ढक्कन को, तो तुरंत उसमें क्या होता है? फिजिंग साउंड आती है और आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपको टेस्ट अच्छा लगता है। ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। देन है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ किसके लिए था? राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स। राउल्स लॉ ने बताया था कि ये लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, और कैसा है? वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। इन्होंने दो फॉर्मूले दिए थे, एक नॉन वोलेटाइल और एक वोलेटाइल। एक देखिए ये दिया है इन्होंने वोलेटाइल के लिए दिया था, और दूसरा दिया था नॉन वोलेटाइल के लिए। तो अभी हम जो केस पढ़ रहे हैं, मैं बड़ा कर इनलार्ज कर देता हूँ स्क्रीन को। ये अभी आप जो देख रहे हैं वो किसके लिए है? वोलेटाइल के लिए। वोलेटाइल मतलब वाष्प, वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट, वाष्प, ऊपर उड़ना। किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होती है? भाप बनती है, उसी को वोलेटाइल बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पीए है, पीए के ऊपर नॉट लगा हुआ है, ये देखिए आप ये देख रहे हैं, ये नॉट लगा हुआ है, ये जीटा है। फिर पी टोटल बराबर पीए प्लस बीबी है, पीबी है। दो कंपोनेंट हमने लिए, दो कंपोनेंट को हमने डिसॉल्व करा, एक का एक कंपोनेंट था, दूसरा बी बी कंपोनेंट था। पीए और पीबी जो इनके हैं, ये देखिए वैल्यू यहाँ ली लिखी हुई है कि पीए और पीबी इनके क्या है? वेपर प्रेशर थे। पी और पीबी क्या है? वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इनको बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर इनके पी नॉट ए एक्स जीटा ए, और यहाँ पे पीबी इक्वल टू पीबी नॉट जीटा बी है। तो डाल्टन्स लॉ में जैसे हमने पढ़ा था कि टोटल प्रेशर होता है, अगर दो चीजें मिक्स करी जा रही, वहां गैसेस मिक्स करते थे, यहाँ बेसिकली लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, लेकिन वेपर प्रेशर है तो P1 प्लस P2 जैसे करते थे, वहां पे क्या करते थे? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 करते थे, सम कर देते थे प्रेशर्स का। सिमिलरली यहाँ पे पीए जो आ रहा है, ये जो पी नॉट ए है, ये प्योर स्टेट में होता है, कोई भी मिक्स नहीं चीज करी गई है, कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन सॉल्यूट में मिक्स नहीं करा गया है। हमने कहा सॉल्यूट है तो सॉल्यूट प्योर स्टेट में है, तो उसके लिए हम पी नॉट यूज कर रहे हैं। हमने कहा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी प्योर स्टेट में नहीं मिक्स करा हुआ है, तो भी ये पी नॉट है।
मतलब जब भी हम इसकी बात करेंगे तो मतलब प्योर होगा, कोई मिक्सिंग नहीं है। ये जो प्रेशर आ रहा है ये शो कर रहा है मिक्सिंग के बाद, ये इसके बाद किसके शो कर रहा है, मिक्सिंग के बाद शो कर रहा है कि ये इसका पीए है। ये पीबी शो कर रहा है, पीबी नॉट प्योर स्टेट में और मोल फ्रैक्शन के। यही राउल्ट्स लॉ था। राउल्ट्स लॉ ने बोला था, बेसिकली मैं आपको पूरी स्टडी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रीफिंग कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। राउल्ट्स ने कहा था पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोर प्रोपोर्शनल। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था उसने पी नॉट ए से करा था, पूरा फॉर्मूला डिराइव होके आता है। तो पी टोटल जो हो जाएगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के बराबर ये हो जाता है। अब सिमिलरली आप देखिए राउल्ट्स लॉ हमने देखे, और दूसरा स्पेशल केस हेनरी लॉ देखा। यहाँ पे हेनरीज लॉ में क्या हो रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो हेनरी कांस्टेंट और जीटा ए के बराबर हो रहा है। राउल्ट्स लॉ में किसी एक सॉल्वेंट सॉल्यूट कुछ भी ए ले लिया आपने, सपोज ए को सॉल्यूट लिया ले लिया, कह रहा उसका जो वेपर प्योर स्टेट में वेपर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो और जीटा ए के बराबर है। तो देखिए जीटा ए बराबर है, तो इसीलिए कहा गया राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो क्या क्यों क्यों ये बराबर हो जाता है, तो जो हेनरी कांस्टेंट के एच है ये पी नॉट ए के बराबर हो जाता है, इसलिए ये सिमिलर उसी की तरह केस हो जाता है। फिर राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी हमने वोलेटाइल का केस पढ़ा था, नॉन वोलेटाइल का है कि नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, फिर यहाँ पे होगा सॉल्यूट जो होगा नॉन वोलेटाइल है। ये नॉन वोलेटाइल है मतलब इसको हम अगर गर्म करेंगे तो जो वेपर्स होती है उतनी नहीं आती है जितनी लिक्विड की आती है। नॉन वोलेटाइल मतलब मैं ले लूं ग्लूकोज ले लूं, मैं आपको सॉल्ट ले लूं, कुछ भी नॉन वोलेटाइल ले लूं, मतलब जो सॉलिड स्टेट में उसको लेकिन डिसॉल्व कर रहे हैं। वोलेटाइल जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे मैं एसिटिक एसिड कह दूं लिक्विड फॉर्म में है, ये पेपर फॉर्म में जल्दी आ जाएगा। तो जब भी नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होगा, आप किसी चीज को यहाँ पे ले रहे हैं और हीट कर रहे हैं, यहाँ से हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे वेपर्स क्या होंगे, देर से बनेंगे क्योंकि आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया है। और ये नॉन वोलेटाइल है तो टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, वेपर प्रेशर उसका क्या होगा आपका देर से आएगा। पहले वाले का जल्दी वेपर प्रेशर आ जाएगा, तुरंत ही भाप में कन्वर्ट होगा, बाद वाला सॉल्यूट मिलाने पे देर से आएगा। तो वही केस लिख रहा है ये राउल्ट्स लॉ का नॉन वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिए हुए हैं, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये देखिए दिया हुआ है, ये जो आपने पहले देखा था इन्हीं से डिराइव होके आता है, इनको वैल्यू पुट करते हैं डिराइव करके रखते हैं, तो ये आपका यहाँ पे आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ सबसे पहले होता है वर्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है कि ये वेपर होता है ये प्योर स्टेट में है, ये किसमें है, ये प्योर स्टेट में है। और ये आप जब सोल्यूट को मिक्स कर देंगे सॉल्वेंट में मिक्स कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा। नीचे मैंने लिखा हुआ है लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि कंटिन्यूटी बनी होती है, आपको समझ में आ रहा होता है मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ। ये प्योर स्टेट में है और ये मिक्सिंग करने की बात है, तो इसको बोलते हैं लोअरिंग। और रिलेटिव, जब भी रिलेटिव टर्म आता है तो हमेशा क्या होता है इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, इसको बोलते हैं रिलेटिव। यही वर्ड जो होता है ये रिलेटिव वर्ड होता है। देखिए ये रिलेटिव लिखा हुआ है, ये रिलेटिव। तो रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव लेवल ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू जीटा, ये जीटा हो जाएगा इज जीटा सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। ये जब भी ये टर्म दिखे तो आप समझ जाइएगा मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है मोल फ्रैक्शन, ये क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर मोल्स ये कैपिटल एन क्या शो कर रहा है, ये आपका ज्यादा क्वांटिटी में कोई सॉल्वेंट होगा उसको डिसॉल्व करा रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। पी नॉट देखे दिया वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, पी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्यों क्योंकि इसमें क्या मिक्स करा गया था सोल्यूट मिक्स करा गया था, जीटा सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन, कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कि वेट होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर सॉल्वेंट होगा तो ये यूज कर लेते हैं, स्मॉल होता है तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम यूज कर लेते हैं,
तो यहाँ पे m मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। अब आता है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस पे एग्जाम में, आपके बोर्ड में, कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। ये कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depend upon the number of the solute particles. Number of the solute particles or molecules oblique ions present in a definite amount of solvent. ये एक सॉल्वेंट होता है, उसमें अगर आप कोई सोल्यूट डालते हैं तो हमने कहा एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, एक वोलेटाइल सोल्यूट होता है, एक वोलेटाइल होता है। एक तो सोल्यूट वो हो गया, और एक एक सॉल्यूट आप किसी को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या होता है, या तो वो आयंस में ब्रेक होगा या नहीं होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। अब जो आयंस में ब्रेक होते हैं उसी के लिए यहाँ पे टर्म्स यूज कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब आयंस में ब्रेक नहीं होता है तब फॉर्मूला आप लिखते हैं, और बाद में जब आयंस में डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं, दो वर्ड यूज होते हैं, डिसोसिएट और दूसरा यूज होता है एसोसिएट। तो वहां पे आई वर्ड का यूज करते हैं जिसको वांट ऑफ फैक्टर किया, तो ये अभी बताएंगे आगे, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वो डिसोसिएट मतलब एक से दो पार्ट में टूटना, एक से तीन पार्ट में टूटना, और एसोसिएट का होता है दो पार्ट से एक पार्ट में कम हो जाना, वो एसोसिएट होता है। एसोसिएट मतलब मिलना, डिसोसिएट मतलब ब्रेक हो जाना। तो किसी भी चीज को ब्रेक करेंगे टूटती है तो नंबर ऑफ पार्ट बाद में ज्यादा हो जाते हैं, उसी चीज को दिया ये। अब डू नॉट डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इनने क्या बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कि जो यहाँ पे केमिकल नेचर पे सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता है। केमिकल नेचर जो होता है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, किसके लिए कह रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डू नॉट डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर, कभी भी केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट, नंबर्स। इस पे फोकस करिएगा, नंबर्स पे डिपेंड करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो चार होती है। कितनी होती है आपकी, चार है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्रेशर प्योर स्टेट में ये बताया था, पी नॉट जो है प्योर स्टेट में, ये आपको सॉल्यूट जब मिक्स कर देते हैं उसके बाद प्रेशर, ये प्योर स्टेट में इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, जो कि रॉल्स लॉ ने बताया था। ये पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको एक टर्म यूज करते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, इबोलियोस्कोपी, ईबीयू, एबुलियोस्कोपी, EBULLIOSCOPY। यहाँ पे डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी डॉट एम होता है। डेल्टा टीवी ये फॉर्मूला होता है, इसके डेफिनेशन होती है, अभी मैं आगे आपको डेफिनेशन भी सब लिखवा दूंगा, इसमें आपको एक स्लाइड दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है ये कि डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी डॉट एम। केबी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एम मोलरिटी होती है, ये मोलरिटी है, और डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको ये कह रहा है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बढ़ना। अगर कोई टेम्परेचर पहले टी था, अगर ग्राफ ऐसे यूज होते हैं इसके, ऐसे ऐसे ग्राफ यूज होते हैं, तो उसमें टेम्परेचर पहले यहाँ पे था, बाद में बढ़ के ये गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो T1 और ये T2 होता है, तो डेल्टा टी आपका आ जाता है T2 माइनस T1, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या है, टी डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एम मोलरिटी, केबी एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको ध्यान रखिएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है। यूनिट इसकी होती है के मोलर माइनस वन, और डिग्री सेंटीग्रेड, के मतलब डिग्री, के और के। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चीज दी है, सपोज आपको दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको के में कन्वर्ट करना है तो कितना कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो किसमें हो जाएगा, केल्विन में हो जाता है वो। तो ये होता है, या के केल्विन केजी मोल माइनस वन, मतलब या तो मोलल माइनस वन लिख दें या केजी मोल माइनस लिख दें, तीनों यूनिट सेम होती है। जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ये आपको फॉर्मूला, ये सब इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, इसको याद करने वाला है, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमेशा। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम। आर गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आपको पता है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है 8.31, और ये जूल पर मोल डिग्री की होता है। और अगर कैलोरी में पूछता है तो क्या होता है, 2 कैलोरी पर मोल डिग्री। कैलोरी में जब पूछता है तो 2 कैलोरी, तो जूल में आता है 8.31, ये आप लोग को पता होगा।
अब देखिए डेल्टा टीबी क्या हो, टीबी डैश माइनस टीबी, मतलब ये आपका कोई प्योर स्टेट में होगा, आपने कुछ मिक्स करा तो टेम्परेचर बढ़ के टीबी डैश आ गया, तो डेल्टा टी मतलब हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, ये हायर होगा, ये टेम्परेचर क्या है, हायर है, और ये लोअर है। तो ये आपका टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देखिए लिखा हुआ है ये टीबी डैश का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो दो प्रॉपर्टी आपने देख लिया, हो गई है। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या बताई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, कौन सी होती है, पहली होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि आपने राउल्स लॉ में पढ़ा था। दूसरा हमने क्या बताया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इसको बोलते हैं, क्या होता है, डेल्टा टीबी, आपको ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, ये डेल्टा टीबी और केबी डॉट एन, एम मोलरिटी होता है, मोलरिटी पीछे हमने बता रखा है, और एक केबी का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज ठंडा करना, इसको क्रायोस्कोपी, क्रायोजेनिक पार्ट जैसे बोलते हैं ना हम लोग, वर्ड यूज करते हैं ठंडे वाले, इसीलिए क्रायोस्कोपी इसको बोलते हैं। सेम उसी तरह होता है, वहां बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ फ्रीजिंग होता है, तो बी की जगह सिर्फ एफ लिख दिया, बाकी फॉर्मूला सेम है, यहाँ देखिए एफ लिख दिया, सेम है। टीएफ क्या होता है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज, सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ज्यादातर देखते हैं बर्फ जमती है, वो जमना चालू हो जाती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब डिप्रेशन है, मतलब डिप्रेशन घटना, मतलब ये घट रहा है, मतलब ये घट रहा है, पहले ये कोई पॉइंट ये टीएफ था और ये घट के यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, टी डैश एफ हो गया। तो ये अगर अगर जीरो है तो ये कोई माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो घट रहा है, तो ये इसका डिक्रीज या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एम मोलरिटी होता है, के एफ भाई मोलर एलिवेशन कौन सा था, यहाँ मोलर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिप्रेशन कौन सा देगा, मोलर से बढ़ेगा, सेम फॉर्मूला, यूनिट वही सेम रहेंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे भी वही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आता है वहां। अब डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ माइनस टीएफ, टीएफ बताया था ना कि ये ज्यादातर आपका डेल्टा टीएफ हमेशा माइनस में, आप देखिएगा कभी वैल्यू आती है तो इसका मतलब यही होता है कि टीएफ अगर आपने जीरो लिया, कोई वैल्यू दे दी यहाँ पे 2.31 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वैल्यू किसमें आ जाएगी, 2.31 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसलिए ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, माइनस वैल्यू आती है। अब जब भी आपको कभी भी ये नॉट वैल्यू दिखे, तो आप ये समझ लीजिएगा ये हमेशा प्योर स्टेट में, किसमें है, प्योर स्टेट में, सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है। सॉल्यूट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वोलेटाइल हो सकते हैं या नॉन वोलेटाइल हो सकते हैं। सॉल्वेंट आपको पता है वोलेटाइल है, क्योंकि उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं तभी सोल्यूशन बनता है। ये तीसरा आपका बता दिया। चौथा आपकी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे आते हैं बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। पाई को यहाँ पे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ये पाई आप देख रहे हैं, ये पाई देख रहे हैं, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन अभी मैं बता दूंगा कि बेसिकली होता क्या है। ये डाइल्यूट सोल्यूशन टू डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है इसमें, इसी को ऑस्मोटिक बोलते हैं, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड की तरफ कोई सोल्यूशन है डाइल्यूट। अब पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर 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 की यूनिट होती है, बार होती है, एटमॉस्फेयर होती है, कोई भी यूनिट एग्जाम में दिया आपको यूनिट को देख के करना है। सी आपका कंसंट्रेशन है, मोल कंसंट्रेशन आ गया तो हमेशा मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन जैसे यह है मोल पर लीटर। पाई सीआरटी, आप सिंपल इसको ऐसे भी समझते हैं कि हमने आइडियल गैस पढ़ी हुई है, गैस ला इक्वेशन शायद हमने पढ़ा होगा, तो फिजिक्स में केमिस्ट्री दोनों में होता है। तो वहां पे क्या होता है, हम लिखते थे पीवी इक्वल टू एन आर टी, अगर P बराबर लिखते थे N अपॉन बी आर टी, ये लिखते थे, तो P बराबर ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, सॉरी, पीवी बराबर एन आर टी, पी बराबर एन अपॉन वी आर टी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी। तो देखिए पी की जगह यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, पाई यूज कर रहे हैं, तो देखिए ये यूज कर रहे हैं पी इजकल टू सी आर टी, तो वही सेम चीज है, आपको पीवी एन आर टी पता है, तो पी की जगह सिर्फ ओनली आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या करना है, पाई करना है, सी आर टी आ जाएगा, सेम वही चीज वैल्यू आ गई। टी टेम्परेचर इन केल्विन, बस ये आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर यहाँ केल्विन में होता है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई जगह आपको मैंने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा आता है हमेशा, मोल पर लीटर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सिंपल देते हैं कि एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन है, एक कुछ यूरिया दे दिया, एक ग्लूकोज दे दिया, एक यूरिया दे दिया, वाटर कुछ भी आपको दे दिया, सोल्यूशन किसी का बनाना है, तो वहां पे आइसोटोनिक बोलता है, सिंपल वर्ड होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक, जहां पे प्रेशर बराबर हो, मतलब बोल दे पाई वन इजकल टू पाई टू आ गया। अब पाई वन इजकल टू पाई टू आ गया,
तो अगर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हमने कर दिया तो पाई क्या होता है सी आर टी आता है, दूसरा क्या हो जाएगा सी आर टी आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आर टी गैस से सेम हो जाएंगे। तो C1 बराबर क्या होता है C2, C1 क्या होता है N1 मोल पर लीटर और दूसरा क्या है N2 अपॉन V2, तो ये क्या हो जाएंगे ये मोल बराबर होते हैं। तो वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई आपकी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ये वो ये है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसको आई से डिनोट करते हैं। देखिए आई, वांट ऑफ फैक्टर होता है आई। आई बेसिकली क्या होता है, ये आपको याद करना है, ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, ये आप ध्यान रखिए, ये आपको लर्न करना है। ऑब्जर्व, ये इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व। जो आपने ऑब्जर्व करा मतलब एक्सपेरिमेंटल कोई वैल्यू दी होगी वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल या कैलकुलेटेड, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। आई ऑब्जर्व, या इसको कभी कभी ऊपर बोल देते हैं एबनॉर्मल, भी एक टर्म यूज कर देते हैं एबनॉर्मल, नीचे वाले को नॉर्मल। एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व, ये तीनों सेम चीजें, ये ये तीनों सेम चीजें, नीचे नॉर्मल अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू कोलिगेटिव। आई का ध्यान रखिएगा, आई इक्वल टू देखिए लिखा है ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। लेकिन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट जो होता है इसके सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास के रेसिप्रोकल होती है। देखिए ये इसको ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास क्यों, क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना पीवी बराबर एन आर टी, तो पीवी बराबर देखिए एन बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आर टी, तो ये किसमें आता है देखिए रेसिप्रोकल में आ गया ये, इसलिए ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है ये कोलिगेटिव डेल्टा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा दिया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आई ऑब्जर्व, आई इक्वल टू ये डेल्टा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। मॉलिक्यूलर जब भी मास आएगा तो कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व, रेसिप्रोकल है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, समझ में आना चाहिए आपको। बाकी आपका सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दी नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बेसिकली आई होता क्या है, ये आपको फॉर्मूले में ये आपको याद होना चाहिए। बाकी मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको सिंपल टर्म में आपके समझ में आ जाएगा। अगर आई इक्वल टू 1 आ जाए कि वहां पे कोई नाइदर एसोसिएशन नाइदर और डिसोसिएशन, नॉर नाइदर नॉर, नाइदर मतलब या वहां पे डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा है, नॉर एसोसिएशन मतलब वहां पे एसोसिएशन भी हो रहा है, मतलब वहां पे ब्रेक भी नहीं कर रहा है और जुड़ भी नहीं रहा है, कोई मॉलिक्यूल है सिंपल है, तो वहां पे आई 1 होगा। जैसे कि ग्लूकोज बोल दो, तो ग्लूकोज क्या है, ये डिसोसिएट होता है, डिसॉल्व होता है, आयनों में डिसोसिएट नहीं होता है। यूरिया NH2 CONH2 ये क्या डिसोसिएट होती है, नहीं, ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल है, डिसॉल्व हो रही है। अब मैं बोलूं आई लेस देन 1, तो सॉल्यूट अंडर गोस एसोसिएशन, मतलब आई जब भी 1 से लेस होगा तो वहां एसोसिएशन होगा, ये बताओ, और आई ग्रेटर देन 1 होगा तो हमेशा वहां पे डिसोसिएशन होगा। आई इक्वल टू होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर। आपको पहले कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई दिया होगा कि इसको डिसॉल्व करना है, इसके इतने मोल थे इतने थे, तो इसको डिसॉल्व करने के बाद इतने डिवाइड हुए, इतने ब्रेक हुए, एसोसिएट हुए, ये आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए। तो अब जब जो हमने बताया था कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वो वांट ऑफ फैक्टर था। तो वांट ऑफ फैक्टर में देखिए देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग वांट ऑफ फैक्टर, तो सिंपल वही सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ आई से देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ तीनों चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसको आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीन ये थी और चौथा ये थी। चारों प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। देखिए पहली प्रॉपर्टी ये राउल्स लॉ वाली थी, दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला था पाई को, जिसको मैंने पी बराबर एनआरटी से बताया था। सो फॉर डिसोसिएशन, if there is dissociation of molecule like K2SO4, if it is dissolved, then it breaks into ions 2K plus and SO4 2 minus. तो here you can see, यहाँ आप देख सकते हैं कि n बराबर 3 हो गया है, मतलब 2 प्लस 1, 2 ये है 1 है, तो ये कितना आ गया 3, तो ये 3 आयनों में पार्ट्स में टूट रहा है। इसी तरह जब एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन में देखिए आप, ये दो हैं इसके एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, इससे ये एक बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन भी बोलते हैं।
कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा डाइमराइजेशन होता है, तो डाइमराइजेशन इसको बोलते हैं। ये बेंजीन की प्रेजेंस में होता है, इक्विलिब्रियम आ रहा है इसमें। और दो तरीके के होते हैं, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है 1/n। एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन देखिए यहाँ कितना है, 2 से किस में जा रहा है, ये 1 में जा रहा है, तो यहाँ पे 1/2। अब अगर दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 1 होती है, और जो वीक होते हैं उनके लिए 0 to 1 होती है। इट लाइज बिटवीन 0 to 1। तो अब अगर अल्फा की वैल्यू, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें इसमें यहाँ पे, तो ये आई की वैल्यू जब लिखेंगे तो आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन होता है अपॉन इनिशियली जो मॉलिक्यूल्स हमारे मोल्स प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर ये देखेंगे तो ये 3 था और 1 था, तो आई की वैल्यू 3 आ जाती है। लेकिन अगर वीक होगा तो वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हो सकता है, वहां पे देखिए 5% है, 6% है, कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी होगी, 70% डिसोसिएट हुआ, तो डिसोसिएशन की वैल्यू डेसिमल में रख देंगे 0.7, और एन की वैल्यू वही होगी जो अभी बताई है, ये वैल्यू रखेंगे तो वहां पे आई इस तरीके से निकालते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दो के लिए ये हो गया। अब अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट है, एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो आयनों में नहीं टूटते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयनों में ब्रेक नहीं होंगे। जैसे मैं बोलूं, ग्लूकोज बोल दूं, C6H12O6 हो गया, यूरिया हो गया, NH2CO NH2 हो गया, शुगर हो गया, तो ये सब जो होते हैं डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो ये आयनों में नहीं टूटते हैं, तो इनके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अभी हमने आपको ऊपर बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट या एसोसिएट अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, जो इनिशियल मोल्स होते हैं वो होता है। सो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमारा ये वीडियो जो है, अब ये यहाँ पे जितने फॉर्मूले थे इसमें सब पूरे खत्म हो गए हैं। जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे लिखवा सकते थे हमने आपको सब बताए हैं। इनको आपको बस क्या करना है, एक बार देखना है, अपना याद करना है। आपको याद करने की जैसी भी आपकी कोई ट्रिक हो, लिख के याद करना है, कैसे करना है वो आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा उसमें आपको कुछ, जैसा मैंने आपसे कमिट किया था कि डेफिनेशंस होंगी, आपका जो इम्पोर्टेंट ग्लैंस जो टॉपिक के होते हैं वो होंगे, वो आपको हम पूरे बताएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें पूछे थी। जैसे उसमें राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन होता है, आपका हेनरी लॉ है, आपके राउल्स लॉ में ग्राफ होते हैं पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के, उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, आपके हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस हैं, हेनरी लॉ के लिमिटेशंस हैं जिन पे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सर, वो बताऊंगा मैं आपको। साथ में एजियोट्रोप क्या होते हैं, एजियोट्रोप मिक्सचर क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो ये सब आपको उस वीडियो में, अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो की हेल्प से, जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपको थोड़ी भी सफलता मिलती है, आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो ये मेरे को फ्यूचर में और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको फ्यूचर में दे सकूँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।